नमस्कार साथियों, विरासत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको सीयूईटी पीजी के लिए हिंदी हिंदी पढ़ाने आई हूँ। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले साहित्य का इतिहास क्या होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि हमको शुरू यहाँ से करना है तो हमको जानना चाहिए जो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी साहित्य क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं हिंदी और साहित्य मतलब जो भी हम हिंदी का साहित्य देखते हैं उसे हिंदी साहित्य कहते हैं। और साहित्य का इतिहास, इतिहास मतलब होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, इतिहास हम उसे कहेंगे जो मेरे बीते हुए समय में जो होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम उसे कहेंगे जो बीता हुआ समय में जो साहित्य लिखा गया है उसे हम हिंदी साहित्य का इतिहास कहेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि आपका सीयूईटी पीजी का पहला सिलेबस ही है काल विभाजन। तो हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग समझ गए। जो हिंदी, जब हम साहित्य में बीता हुआ समय का जो इतिहास है उसे ही हम हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। तो चलिए हम साहित्य इतिहास और काल विभाजन पर बात करते हैं। साहित्यों तो हास साहित्योहास और काल विभाजन, इसको आप रुक जाइए। साहित्य साहित्यों साहित्य इतिहास लेखन और काल विभाजन। तो आप सभी पहले ये देखिए, जो साहित्य इतिहास लेखन ये दो शब्दों से मिलके बना है, साहित्य और इतिहास शब्द से। साहित्य जोड़ इतिहास, इस दो शब्द से मिलके साहित्य इतिहास शब्द में बना है। तो साहित्य इतिहास लेखन क्या होता है। जब भी हम साहित्य का इतिहास लेखन की जो पद्धति होती है उसी को हम साहित्य इतिहास लेखन कहते हैं। साहित्य और इतिहास के लेखन की पद्धति को के लेखन की पद्धति को हम साहित्य इतिहास कहेंगे, उसे ही हम साहित्य इतिहास कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक पार्ट पे बात करते हैं, साहित्य इतिहास क्या होता है, उसके बाद हम काल विभाजन उसके बाद देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं। आप इसको समझ गए साहित्य इतिहास क्या होता है। जब हम साहित्य का इतिहास लेखन की जो पद्धति होती है उसी को हम साहित्य इतिहास कहते हैं। तो हमारे हिंदी साहित्य में साहित्य लिखने की चार पद्धति बताई गई है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में साहित्य लिखने की चार पद्धति बताई गई है। तो पहला पद्धति हम देखते हैं। चार पद्धतियां हैं साहित्य लिखने की। सबसे पहले हम देखते हैं, उसमें से पहला पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, आप सभी इसको देखिए। वर्णानुक्रम क्या होता है, वर्ण जोड़ अनुक्रम से मिलके वर्णानुक्रम बना है। तो इसको सबसे पहले आप लोग तोड़िए। तो ये शब्द बनेगा वर्ण जोड़ अनुक्रम।
वर्ण जोड़ अनुक्रम, वर्णानुक्रम होता है। तो इसको हम जब हिंदी साहित्य में देखेंगे तो जब भी हम किसी किसी इतिहास लेखन का, किसी रचनाकार के प्रथम वर्ण के अनुसार जब हम इतिहास लिखते हैं तो उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। तो आप इसका परिभाषा देखिए, जब इतिहास लेखन रचनाकार के प्रथम वर्ण के अनुसार वर्ण के अनुसार करते हैं। वर्णानुक्रम में हम जब इतिहास लेखन किसी रचनाकार के प्रथम वर्ण के अनुसार करते हैं तो उसे हम वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति में सबसे पहले गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर लिखे थे। इसमें इसमें हम देखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति में गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर लिखते हैं। आप सभी को पता है जो सबसे पहले गारसादा तासी ही इतिहास लिखने की शुरुआत करते हैं। शिव सिंह सेंगर, ये दोनों इसी पद्धति पर अपना इतिहास लिखते हैं, गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर। तो आप देख रहे हैं जो वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास का तो कोई विशेषता आता नहीं है। हम देखते हैं जो इसमें ना ही देश काल वातावरण कुछ भी नहीं। एक साहित्य लिखने के लिए क्या जरूरी है, उस समय उसका समय, देश काल वातावरण, ये सब जरूरी है। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति जो है ये शब्दकोश ज्यादा प्रतीत होता है, क्योंकि जब हम वर्ण को लेके चलते हैं तो ये शब्दकोश ज्यादा प्रतीत होता है। ये कोई इतिहास लेखन की पद्धति हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शब्दकोश जैसा प्रतीत होता है। तो इसीलिए बहुत विद्वान ने इसे नहीं माना है, इस पद्धति को स्वीकार नहीं किया, और ये ऐतिहासिक दृष्टि से तर्कसंगत भी नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे। इसमें तो आप देख लीजिए जो वर्ण के अनुसार है तो इसको ऐतिहासिक दृष्टि से तर्कसंगत नहीं माना जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, कालानुक्रम। कालानुक्रम पद्धति। अब देखिए इसमें भी दो शब्द से ये मिलके बना है, काल और अनुक्रम से मिलके बना है, काल और अनुक्रम। तो कालानुक्रम पद्धति किसे किसे हम कहेंगे, जब हम इतिहास लेखन किसी काल के अनुसार, काल अर्थात समय के अनुसार, किसी लेखक की जन्म तिथि के अनुसार जब इतिहास लिखा जाता है या फिर काल उनके समय के अनुसार इतिहास लिखा जाता है तो उसे हम कालानुक्रम पद्धति कहेंगे। इसे भी हम अधूरा ही इतिहास लेखन मांग रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं जो किसी भी जन्म तिथि के अनुसार तो इतिहास लिखा नहीं जाता है किसी लेखक के जन्म तिथि के अनुसार, और किसी काल के अनुसार भी हम नहीं लिख सकते हैं जब तक उसका देश, वातावरण, काल तीनों तीनों जरूरी है। तो हम इसे भी तर्क संगत नहीं मान सकते ऐतिहासिक दृष्टि से। तो आप इसको देखिए, इसका परिभाषा आप ऐसे कर सकते हैं, जब इतिहास लेखन हम जब इतिहास लेखन किसी काल काल या समय के अनुसार लिखा जाता है, समय के अनुसार लिखा जाता है तो उसे हम कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। इसे भी हम इसे भी हम नहीं मान सकते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, असंगत ही मानेंगे। इसमें जो होता है, इसमें इतिहास सबसे पहले लिखे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु, इसी पद्धति पे इतिहास लिखते हैं अपना। जॉर्ज ग्रियर्सन जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। मिस्र बंधु जो अपनी इतिहास मिस्र विनोद लिखते हैं, मिस्र बंधु विनोद, उस वो इसी पद्धति पे वो लिखे हैं, मिस्र बंधु।
ये कालानुक्रम पद्धति पे ही ये दोनों अपना इतिहास लिखते हैं। तो इसे भी हम एक एक तरह से अधूरा ही मान सकते हैं। जो आप किसी रचनाकार के जन्म तिथि के अनुसार तो इतिहास नहीं लिख सकते हैं, उसकी प्रवृत्तियां भी आनी चाहिए, उस समय वातावरण काल सब सब कुछ आना चाहिए। तो इसे भी हम ऐतिहासिक दृष्टि से तर्क संगत नहीं मानेंगे, कालानुक्रम पद्धति को भी। तो इसीलिए इसे भी बहुत विद्वान ने नकार दिया है, इसे भी वो नहीं मानते हैं। तो हम तीसरी पद्धति को देखते हैं। तो आइए तीसरी पद्धति को देखते हैं। तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक पद्धति। आप जानते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है? जब हम किसी चीज को तटस्थ होकर लिखते हैं, जब हम तटस्थ होकर किसी तथ्य का संकलन करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का संकलन होता है, जबकि आपको पता है कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं है। तथ्यों के संकलन के साथ साथ उसका विश्लेषण और व्याख्या भी करना चाहिए, तभी हम इतिहास को एक इतिहास लेखन तर्क संगत होगा। ये तो तर्क संगत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ तथ्यों का संकलन होता है और उसी तरह से इतिहास लिखा जाता है। तो इसके भी हम तर्क संगत नहीं मानेंगे। इसको देखिए, वैज्ञानिक में तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों का संकलन। लेकिन इतिहास सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं है। इस इतिहास में इसका तथ्यों का संकलन के साथ साथ विश्लेषण और व्याख्या भी जरूरी है। विश्लेषण और व्याख्या दोनों जरूरी है। तो इसे भी हम तर्कसंगत नहीं मान सकते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। तो ये भी एक तरह से अधूरा ही पद्धति कहा जा सकता है, वैज्ञानिक पद्धति भी। तो इसके बाद हम चौथा पद्धति पे बात करेंगे। चौथा पद्धति जो VVI है। तो आइए चौथा पद्धति हम देखते हैं। चौथा है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति, जो कि आपको याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है पद्धति। ये चौथा पद्धति है विधेयवादी पद्धति। इसके जनक है फ्रेंच विद्वान तेन, इसके जनक हैं जो फ्रेंच के हैं, फ्रेंच विद्वान तेन इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने फ्रेंच भाषा में जब इतिहास लिखा था तो 3 शब्दों को लेकर चले थे। इनका जो 3 शब्द देखिए, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। क्षण विशेष, ये 3 शब्द के आधार पर ही विधेयवादी पद्धति का परिभाषा देते हैं। तो जब इसका जाति, वातावरण और क्षण विशेष का हम अपने भारतीयकरण होता है हमारे भारतीय इतिहास में, तब देखिए इसका क्या हो जाता है। देश, काल, वातावरण। देश, काल, वातावरण। देश, काल, वातावरण। जब इसका भारतीयकरण किया जाता है तो हो जाता है देश, काल, वातावरण। अब हम समझेंगे देश क्या होता है। तो जब भी हमारा साहित्य लिखा जाता है, देश हम उसको कहेंगे किसी भी स्थान, देश में आ जाएगा किसी भी स्थान, वहाँ का क्षेत्र, राज्य, ये देश में आ जाएगा। उसके बाद हम काल को देखते हैं। देखिए उसके बाद हम काल क्या होता है इसको देखेंगे। काल होता है समय। जब भी इतिहास लिखा जाता है उस समय जो है वो काल है। उसके बाद आ जाएंगे वातावरण पे। वातावरण यानी कि परिस्थिति।
उस समय की क्या परिस्थिति रही है, परिस्थिति में आ जाएगा वहाँ की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक परिस्थिति क्या थी। जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता था तो उस समय की परिस्थिति क्या थी। तो विधेयवादी पद्धति का आप परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, जब भी, देखिए विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, जनक तेन माने जाते हैं, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। जब इनका भारतीयकरण होता है तो हम इसमें लिख सकते हैं किसी भी साहित्य का इतिहास, उस समय के किसी भी साहित्य का इतिहास, किसी भी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास उस समय के राजनीति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांप्रदायिक, धार्मिक, परिस्थिति के अनुसार। जब भी हम साहित्य का इतिहास उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थिति के अनुसार लिखते हैं तो उसे ही हम विधेयवादी पद्धति कहते हैं। तो इसमें देखिए देश, काल, वातावरण तीनों आ जाता है, तो इसीलिए इसे हम ऐतिहासिक दृष्टि से तर्कसंगत मानेंगे विधेयवादी पद्धति को। विधेयवादी पद्धति में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल इतिहास लिखते हैं, और उन्हीं के आगे आप ले लीजिए रामस्वरूप चतुर्वेदी को, वो भी विधेयवादी पद्धति पे लिखते हैं। फिर बच्चन सिंह आ जाते हैं, वो भी इसी पद्धति पे अपना इतिहास लिखते हैं। तो ये विधेयवादी पद्धति तर्कसंगत माना जाता है। अब आप लोगों को समझने के लिए हम उदाहरण से समझाते हैं, जो ये चारों पद्धति को आप उदाहरण के तौर पे कैसे समझिएगा। सबसे पहले हम देखे हैं वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, इसको उदाहरण से आप समझिए वर्णानुक्रम पद्धति को। कैसे हम किसी रचनाकार के वर्ण के आधार पर इतिहास लिखते हैं। जैसे आप दो लेखक को ले लीजिए, एक आज्ञे और दूसरा हम ले लेते हैं कबीर को। कबीर, आपको पता है जो आज्ञे नई कविता में आ जाते हैं और कबीर आ जाते हैं भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा में। तो ये दोनों दो दो काल के हैं, आज्ञा आ जाएंगे आधुनिक में और कबीर आ जाएंगे इसमें भक्ति काल में। तो आप जब वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर लिखिएगा तो यहाँ पे ना आज्ञों को पहले लिखा जाएगा, आज्ञा का ओ लेके और क। तो सबसे पहले आप वर्ण देखिएगा, ओ आता है तो आज्ञा को पहले लिखा जाएगा, फिर कबीर को उनके बाद लिया जाएगा। तो ये तो तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं जो आधुनिक काल भक्ति काल के बाद आता है। तो इसी तरह वर्णानुक्रम पद्धति में जब गारसा दातासी इतिहास लिखे थे तो उनका इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना गया था, उसे हम संगत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कबीर को पहले आना चाहिए, आज्ञा को बाद में आना चाहिए। उसके बाद एक आप देखिए कबीर और केशव को ले लीजिए, कबीर और केशव। आप जानते हैं जो कबीर आ जाएंगे निर्गुण शाखा में, और केशव को कोई कोई कवि रीति काल में मानते हैं और कोई भक्ति काल में मानते हैं। तो इसमें भी ये दोनों अलग अलग काल के हैं, लेकिन अगर हम इस दोनों को वर्णानुक्रम पद्धति में लिखते हैं तो ये दोनों भी एक काल में आ जाएंगे। तो ये एक काल में, ये भी तो तर्क संगत नहीं होगा, दोनों अलग अलग काल में है। और इसी तरह आप आज्ञा और कबीर को देखे हैं, ये भी इसमें सबसे पहले हम आज्ञा को लेंगे, कबीर बाद में। अगर इस पद्धति के अनुसार चलते हैं तो आज्ञा पहले और कबीर बाद में आ जाएंगे। जबकि आप हिंदी साहित्य के इतिहास में देखते हैं जो कबीर पहले आएंगे फिर आज्ञा आएंगे। तो इसीलिए इस पद्धति को भी ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना गया है। तो अब हम दूसरा पद्धति जो देखे हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं।
दूसरा देखें हैं कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, इसमें काल के अनुसार लिखा जाता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल देखिए, हम तुलसी को ले लेते, तुलसी और सुर को। आप सभी को पता है जो तुलसी भी भक्ति काल के हैं और सुर भी भक्ति काल के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग धारा के कवि हैं। तुलसी आ जाएंगे राम भक्ति शाखा में और इसमें सुर आ जाएंगे कृष्ण भक्ति शाखा में। तो सबसे पहले आप देखते होंगे जो इतिहास में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले तो राम भक्ति शाखा आता है। तो उस हिसाब से तो सबसे पहले तुलसी आना चाहिए, उसके बाद सुर। लेकिन आप अगर कालानुक्रम पद्धति में देखते हैं तो किसी जन्म तिथि के अनुसार इसमें लिया जाता है। तो इनका जन्म हो जाता है 1532 में और इनका जन्म है 1478 ईस्वी में, 1478 में। अगर हम इस पद्धति के अनुसार देखें तो सबसे पहले सुर आएंगे, उसके बाद तुलसी आएंगे। सबसे पहले ये सुर को लिखेंगे, फिर तुलसी को लिखेंगे। फिर तुलसीदास को ये लिखेंगे, क्योंकि इनका जन्म तो 1532 में हुआ है, इनका 1478 में हुआ है। तो ये जन्म तिथि के अनुसार लिखेंगे तो सबसे पहले तो 1478 आएगा, फिर 1532 आएगा। तो ये तो सबसे पहले सुर हो जाएंगे, फिर तुलसी आएंगे, जबकि इतिहास में तो सबसे पहले तुलसी आते हैं फिर सुर आते हैं। तो इस पद्धति को भी हम ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत मानेंगे। इस दोनों को आप एग्जाम्पल से समझ लिए। अब वैज्ञानिक में वही हम तथ्यों का संकलन करेंगे। तो इतिहास सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं मांगता है, उसका विश्लेषण और व्याख्या भी मांगता है, तो उसे भी हम नहीं मान सकते। विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति में तीनों आ जाता है। आप देखें विधेयवादी पद्धति, जिसका परिभाषा आपको बता चुके हैं। विधेयवादी, इसमें देश काल वातावरण भी आ जाता है। देश काल वातावरण, और आपको पता है जो इतिहास लिखने के लिए देश काल वातावरण बहुत जरूरी है। किसी भी साहित्य के लिए क्या जरूरी है, उस समय के वातावरण, उस समय की जो परिस्थिति थी सामाजिक राजनीतिक, ये सब जरूरी है। उसकी विशेषता जरूरी है, उस क्षेत्र का विशेषता, उस राज्य का विशेषता, उस स्थान का विशेषता। और काल यानी कि समय, परिस्थिति यानी कि परिस्थिति में आ जाएगा वही राजनीतिक सामाजिक सांप्रदायिक, ये सब परिस्थिति जरूरी। तो इसमें तीनों आ जा रहा है विधेयवादी पद्धति में, तो इसे हम तर्क संगत मानेंगे। तो इसी पद्धति पे आचार्य शुक्ल लिखे थे, विधेयवादी पद्धति पे। तो इसीलिए इतिहास इसी को लेके आगे बढ़ता है, इसी पद्धति पे आगे चल के इतिहास लिखा जाता है। इसमें से आपको याद रखना है, जो हम सबसे पहले देखे हैं वर्णानुक्रम पद्धति, तो आपको याद रखना है जो वर्णानुक्रम पद्धति में गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर सबसे पहले इतिहास लिखते हैं। फिर आते हैं कालानुक्रम में, तो कालानुक्रम में ग्रियर्सन और मिश्र बंधु लिखते हैं। तो उसको भी आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। परिभाषा आप नहीं भी याद रखिएगा, वो तो बस समझने के लिए है। आपको ये दोनों बस याद रखना है, नाम जो कौन कौन लेखक किस में आते हैं। और आप विधेयवादी पद्धति में सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे थे, उसके बाद उसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखे हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये सब इसी पद्धति पे लिखे हैं। उसके बाद हम अब काल विभाजन को देखते हैं। काल विभाजन, काल विभाजन सीधा शब्द से ही लग रहा है, जो हम किसी काल का विभाजन कैसे करें, मतलब उस समय का विभाजन। तो इसे सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हिंदी साहित्य में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालों का विभाजन किया है सब सर्वप्रथम। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, जो हिंदी साहित्य में काल विभाजन का प्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। काल विभाजन सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया था हिंदी साहित्य का? तो जौहरी ग्रियर्सन किया था। आपको पता है जो जौहरी ग्रियर्सन से पहले हम देखते हैं जो इतिहास गारसादा तासी लिखते हैं, उसके बाद शिव सिंह सेंगर लिखते हैं, फिर जौहरी ग्रियर्सन आते हैं, इनके बाद मिश्र बंधु लिखते हैं। तो इनसे पहले जितना भी इतिहास लिखा गया उसमें कालों का विभाजन नहीं किया गया था, वो बस ऐसे ही वर्णानुक्रम पद्धति पे लिख दिया गया था, तो उसमें काल का विभाजन नहीं हुआ था। तो काल का विभाजन सर्वप्रथम जौहरी ग्रियर्सन किया था। तो ये पॉइंट हमको ध्यान देना है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका नाम आपको याद रखना है, जो सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन किए थे काल विभाजन। तो हम देखते हैं सबसे पहले काल विभाजन, आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आप सोच रहे होंगे काल विभाजन तो सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया था, तो हम शुक्ल का काल विभाजन क्यों देख रहे हैं, आचार्य शुक्ल की काल विभाजन को क्यों देख रहे हैं? तो ग्रियर्सन ने काल विभाजन 11 भागों में किया है, उसका कुछ नाम है जो आपको हम इसके बाद बताएंगे। ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, जो आचार्य शुक्ल काल विभाजन किस आधार पर किए हैं। तो सबसे पहले ये 4 प्रकार में काल विभाजन किए, 4 प्रकार से। सबसे पहले हम आ जाते हैं, पहला वीरगाथा काल। वीरगाथा काल। फिर दूसरा भक्ति काल। फिर तीसरा देखेंगे रीति काल। रीति काल। और चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है। आप लोग तो पढ़ते होंगे हिंदी साहित्य में 4 काल को, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, लेकिन शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है और आदि काल को ये वीरगाथा काल कहे। भक्ति काल को आप पूर्व मध्य काल भी कह सकते हैं, पूर्व मध्य काल। और इसे आप रीति काल को उत्तर मध्य काल कह सकते हैं, उत्तर मध्य काल। तो वीरगाथा काल का समय क्या है, क्योंकि समय समय तो जानना जरूरी है, क्योंकि आपको हम पहले बताएं जो देश काल वातावरण, तो इसलिए समय समय जरूरी है। तो इसका हम वीरगाथा काल का समय देखेंगे। इसका समय शुक्ल जी देखते हैं, इसका समय शुक्ल जी संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक माने, संवत तक माने। अब आपको समझना होगा जो संवत क्या होता है। जो जो संवत है 1050, अगर हम इससे ईस्वी निकालना चाहेंगे तो इसमें 57 घटा देंगे। जैसे कि यहाँ 1050 है संवत, अगर हमको ईस्वी निकालना है तो इसमें हमको 57 घटा देना है। आप 57 घटा दीजिएगा तो इससे ईस्वी निकल जाएगा। वही इसमें जो घटाने से ईस्वी निकलता है, और जो ईस्वी से हमको संवत निकालना होगा तो 57 को हम जोड़ देंगे। तो ये 1050 संवत से 1375 संवत तक माने हैं। फिर भक्ति काल, तो फिर हम भक्ति काल को देखते हैं 1375 संवत से 1700 तक, 1700 संवत तक माने, इसमें भी संवत लगेगा। फिर हम जब रीति काल को देखते हैं तो देखिए रीति काल को देखेंगे उत्तर मध्य काल, इसको 1700 संवत से 1900 तक, 1900 संवत तक माने। फिर हम गद्य काल को देखेंगे तो शुक्ल जी ने गद्य काल को 1900 संवत से 1984 तक माना है, 1900 संवत से 1984 तक, 1984 तक मानते हैं। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पर 4 कालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभाजन किया है। वीरगाथा काल जिसको जिसका समय है संवत 1050 से 1375 संवत तक। उसके बाद भक्ति काल जिसे हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, इसका समय है 1375 संवत से 1700 संवत तक। फिर रीति काल, इसका है 1700 संवत से 1900 संवत तक। फिर इन्होंने गद्य काल को इन्होंने गद्य काल कहा, आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। इसका समय मानते हैं 1900 से
1900 से 1984 संवत तक। और आप लोगों को पता है जो संवत से ईस्वी निकालने के लिए इसमें 57 घटाना है, और ईस्वी से अगर संवत निकालना है तो 57 जोड़ना है। तो इतना आप समझ गए आचार्य शुक्ल का काल विभाजन किस तरह से। अब इसका भी विभाजन इसमें भी वीरगाथा काल के अंतर्गत क्या आता है, भक्ति काल को शुक्ल जी ने कितने भागों में विभाजित किया है, फिर रीति काल को कितने में किया है, ये सब हम आगे विस्तार से इसके बारे में देखेंगे आगे। अभी फिलहाल हम काल विभाजन देख लेते हैं, आगे इस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। आचार्य शुक्ल के बाद अब हम देखते हैं, इसके बाद हम हजारी प्रसाद को लेके चलेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आप सभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम तो जरूर सुने होंगे, हिंदी साहित्य में यूजी में पढ़े भी होंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके अनुसार काल विभाजन। तो आप देखते हैं जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आप पढ़े होंगे, जो आदि वीरगाथा काल को आदि काल सबसे पहले किसने कहा था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही वीरगाथा काल का नाम आदि काल रखा है। तो इस इनका काल विभाजन, इनका भी 4 प्रकार से हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनका भी देखेंगे, आदि काल। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है और इन्होंने आदि काल कहा है, आदि काल। फिर दूसरा हम देखते हैं भक्ति काल, उसके बाद रीति काल। ये सब तो शुक्ल जी के तरह ही है, उन्होंने भी भक्ति काल ही और रीति काल ही माना है। उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा और ये आधुनिक काल को आधुनिक कहते हैं, आधुनिक काल ही कहते हैं, ये गद्य नहीं कह के आधुनिक कहते हैं, आधुनिक काल। इन्होंने भी अपना समय जो है संवत में माना है। तो इनका हम समय देखते हैं, इनका समय है आदि काल का समय इन्होंने संवत 1000 से 1350 तक माने हैं। शुक्ल जी का हम देखते हैं जो वो संवत 1050 से 1375 तक मानते हैं, जबकि ये 1000 से 1350 तक मानते हैं। आप देखिएगा जो राम कुमार वर्मा जो है वो 700 से ही मानते हैं आदिकाल का शुरुआत। तो ऐसे ही हिंदी साहित्य में कोई 1000 से हिंदी साहित्य का इतिहास का शुरू करते हैं, तो कोई उससे पहले 700 ईस्वी से मानते हैं। तो इसी तरह चलता आ रहा है हिंदी साहित्य का। लेकिन आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना है। उन्होंने 1050 से 1375 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो ये आदिकाल का समय 1000 से 1350 मानते हैं और भक्ति काल का मानते हैं संवत 1350 से 1700। आप देखे होंगे जो शुक्ल जी 1375 से 1700 माने हैं और ये 1350 से 1700 संवत में, ये भी संवत में माने हैं। फिर हम देखते हैं संवत 1700 से 1900 रीति काल का समय। इन्होंने रीति काल का समय 1700 से 1900 माना और शुक्ल जी ने भी 1700 से 1900 तक रीति काल का समय माना है। फिर आधुनिक काल में हम देखते हैं संवत 1900 से अब तक। आप देखते हैं जो शुक्ल जी में तो 1900 से 1984 तक था, लेकिन इसमें है जो संवत 1900 से अब तक जितना इतिहास लिखा गया है वो सब आधुनिक काल में आ जाएगा। तो इसमें भी आप संवत याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी संवत और ईस्वी में कंफ्यूज करके बच्चे से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संवत में अपना काल विभाजन किया है। तो आप इसे नोट कर लीजिए अगर करना है तो, संवत इसका याद रखिएगा। इसके बाद हम देखेंगे जो डॉक्टर नगेंद्र ने अपना काल विभाजन किस तरह से किया है। डॉक्टर नगेंद्र, आप तो लोग नगेंद्र का इतिहास भी पढ़े होंगे, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास भी है।
डॉक्टर नगेंद्र। इनके अनुसार ये अपना काल विभाजन किस तरह से करते हैं? तो ये भी आदिकाल को आदिकाल कहते हैं, ये भी ना वीरगाथा काल कहते हैं, ना ही अ, और कुछ कहते हैं। ये भी अपने शुरू करते हैं आदिकाल से। ये अपना पहला काल विभाजन आदिकाल लिखते हैं, आदिकाल। आदिकाल। फिर हम दूसरा देखते हैं भक्ति काल। तीसरा रीति काल। और चौथा देखिएगा आधुनिक काल। इन्होंने आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांट दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो पहले हम इसका देख लेते हैं, फिर आगे इस पे आगे बता रहे हैं। आधुनिक काल। तो आदि काल का समय जब डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं तो 7वीं सदी के मध्य से ये शुरू करते हैं और 14वीं सदी के मध्य तक मानते हैं। इन्होंने अपना आदि काल का समय माना है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। मध्य तक इन्होंने आदिकाल का समय माना है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। और फिर भक्ति काल का मानेंगे 14वीं सदी के मध्य से मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। मध्य तक। फिर देखेंगे रीति काल का समय 17वीं सदी के मध्य से मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। मध्य तक। फिर हम देखेंगे आधुनिक काल। यह आधुनिक काल को मानते हैं 19वीं सदी के मध्य से अब तक। 19वीं सदी के मध्य से अब तक। तो आप देख रहे हैं आदिकाल को इन्होंने माना है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, और भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी तक माना है, फिर मध्य तक माना है, मतलब बीच तक। फिर रीति काल को माना है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, और आधुनिक काल को इन्होंने माना है 19वीं सदी के मध्य से अब तक। अब देखते हैं जो ये आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांटते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। उन 19वीं सदी के मध्य से। अब आधुनिक काल को देखते हैं। इन्होंने 4 भागों में आधुनिक काल को बांटा है। आधुनिक काल। पहला पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल। उसके बाद हम देखते हैं जो पुनर्जागरण काल के बाद, पुनर्जागरण काल के बाद दूसरा ये मानते हैं द्विवेदी सुधार काल, द्विवेदी युग और जागरण सुधार काल। पुनर्जागरण काल, दूसरा जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। तीसरा ये छायावाद युग मानते हैं, छायावाद युग। और चौथा देखते हैं छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग।
इन्होंने छायावादोत्तर युग को भी दो भागों में बांटा है। पहला इसमें आ जाएगा, छायावादोत्तर युग में पहला आ जाएगा प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा नवलेखन काल। नवलेखन काल। तो आप देख रहे हैं इन्होंने आधुनिक काल को चार भागों में बांटा है। सबसे पहले पुनर्जागरण काल, फिर जागरण सुधार काल, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। अब इसका हम समय देखेंगे। इसका समय तो उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक माना है। और पुनर्जागरण काल को हम भारतेंदु युग भी कहते हैं, इसे हम भारतेंदु युग भी कहते हैं, भारतेंदु युग। और इसे जागरण सुधार काल को हम द्विवेदी युग कहते हैं, द्विवेदी युग। और छायावाद युग को हम छायावाद युग कहते हैं। छायावादोत्तर में प्रगति प्रयोग आता है, फिर नवलेखन, नवलेखन काल में। तो हम सबसे पहले पुनर्जागरण काल का समय देखेंगे। तो इसका 1857 से 1900 तक, इसका हम ईस्वी में मानेंगे। इसका समय ईस्वी में है, 1857 से 1900 ईस्वी तक इसका समय है। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900, इसे हम पुनर्जागरण काल कह सकते हैं। नवजागरण काल भी रामविलास शर्मा ने इसे नवजागरण काल कहा है। तो इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक। फिर हम देखेंगे जागरण सुधार काल और द्विवेदी युग का समय कितना है। तो इसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी तक। इसका समय द्विवेदी युग का समय हम देखते हैं जो 1900 से 1918 ईस्वी तक माने गए हैं। फिर छायावाद युग, छायावाद युग का समय 1918 से लेके 1938 तक, 1938 तक, इसका समय 1938 तक माना गया है। अब छायावादोत्तर युग में, छायावादोत्तर युग में जो प्रगति प्रयोग काल है, इसका समय हम, इसका समय माने हैं ये 1938 से 1953 तक, 53 ईस्वी तक। और इसमें नवलेखन काल में 1953 ईस्वी से अब तक। इसमें नवलेखन में नई कविता, नई कहानी, समकालीन कविता, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो आधुनिक काल को इन्होंने चार भागों में बांटा है, जिसको पहला पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग कहते हैं, दूसरा जागरण सुधार काल, तीसरा छायावाद युग और चौथा है छायावादोत्तर। छायावादोत्तर युग को दो भागों में बांटा है, प्रगति प्रयोग काल जिसमें 1938 से 1953 तक उसका समय माने हैं, फिर नवलेखन काल, इसको 1953 से अब तक माने हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने अपना काल विभाजन इस प्रकार किया है। तो आप तीन लोगों का काल विभाजन अभी तक देख चुके हैं। सबसे पहले आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन बताए हैं, तो उसे आप लोग याद रखिएगा। उनका काल विभाजन कितने भागों में बांटे हैं और उनका समय, ये महत्वपूर्ण है, आपको आचार्य शुक्ल का याद रखना है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताया गया और फिर डॉक्टर नगेंद्र का। तो आप इस सब का काल विभाजन याद रखिएगा। फिर काल विभाजन तो और लेखक किए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। सबसे पहले आपको पता है जो सबसे पहले काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, उसके बाद मिश्र बंधु, और फिर बच्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, सभी ने अपने अपने इतिहास में अपने अपने तरीके से काल विभाजन किया है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है, उसके आगे जो भी लेखक लिखते हैं, जैसे आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, तो उसी को आधार बना के वो लोग अपना काल विभाजन करते हैं। तो आप देखते होंगे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना काल विभाजन 11 भागों में किया है। इन्होंने अपना काल विभाजन 11 भाग में किया है। उसके बाद हम देखेंगे जो मिश्र बंधु ने भी अपना काल विभाजन 5 भागों में किया है। तो आइए इसका नाम हम लोग देख लेते हैं। PDF रुका,
स्टॉप हो गया।